नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि पिछले कुछ समय से हम डिफरेंट जो करंट अफेयर्स मैगजीन्स आती हैं उनके अलग अलग सेक्शंस को आपके समक्ष करंट अफेयर्स खुद की तैयारी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं आने वाले पीसीएस, आरओ, एआरओ इन सब एग्जाम्स के लिए। उसी क्रम में आज हम घटनाक्रम दृष्टि मैगजीन से जो एस्ट्रोनॉमी का सेक्शन है, जो खगोलीय अर्थात जो अंतरिक्ष से रिलेटेड जो घटनाक्रम हुए हैं साल भर में, उनके ऊपर जो सेक्शन दिया गया है उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस प्रकार की परीक्षा उपयोगी जानकारी आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज आई है वो आई है चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी मिल चुकी है और इस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने के पश्चात पृथ्वी पर वापस आने की जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास किया जाएगा, जिससे 2040 में जब मानव मिशन किया जाए तो उसका एक प्रकार से रिहर्सल हो जाए और कोई दुर्घटना न होने पाए। और इसके अलावा ये जो हमारा जो ये चंद्रयान 4 है, ये चंद्रमा के कुछ सैंपल भी लेकर आएगा जिस पर पृथ्वी पर उसका विश्लेषण किया जाएगा और इसके लिए संस्था कौन उत्तरदायी होगी? इसरो। वास्तव में चंद्रयान 4 मिशन के द्वारा उन मूलभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा जो चंद्रमा पर भारत के मानव युक्त लैंडिंग 2040 तक जो प्रस्तावित है मिशन, उसके लिए जो आवश्यक टेक्नोलॉजी है, और इस पर व्यय आएगा 2104 करोड़ रुपए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अपना पर्सनल बनाने जा रहा है और इसकी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। गगनयान कार्यक्रम के दायरे में विस्तार के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के स्थापना को मंजूरी दी गई है और जो पहला मॉड्यूल है ये 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा और वर्ष 2035 तक यह एक पूर्ण ऑपरेशनल अंतरिक्ष स्टेशन बन जाएगा, जहां पर हमारे जो अंतरिक्ष यात्री अर्थात जो वैज्ञानिक हैं वो जाकर कुछ समय तक रहकर वहां शोध कर सकेंगे। ज्ञातव्य है कि 2040 तक भारत को मानव युक्त चंद्र मिशन प्रक्षेपित करने का लक्ष्य है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वीनस ऑर्बिटर मिशन, अर्थात जो शुक्र ग्रह है उसके वो चक्कर लगाने के लिए किसी यान को भेजना। तो ये जो वीनस है, शुक्र ग्रह है, ये हम पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है और हमेशा मनुष्य की जो रुचि है वो इधर शुक्र और उधर मंगल, इन दोनों में हमेशा रुचि रही है। उसी क्रम में भारत भी शुक्र ग्रह पर रिसर्च करना चाहता है और वो जो हमारा जो मिशन होगा वो शुक्र ग्रह के वायुमंडल पे, अगर आपने शुक्र ग्रह के वायुमंडल के बारे में नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्योग्राफी जीएस की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस पर एक शुक्र ग्रह अर्थात वीनस ग्रह पर डेडिकेटेड लेक्चर है, उसको आप देखिए और उसको आप जानेंगे तो बड़ा आनंद आएगा शुक्र ग्रह के बारे में। और जो न केवल वायुमंडल बल्कि वहाँ की जो भू विज्ञान है उसके संबंध में रिसर्च डेवलप की जाएगी। इसके अलावा शुक्र ग्रह के वायुमंडल पे सूर्य का जो प्रभाव है उसका भी पता लगाया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसरो पे है और प्रक्षेपण वर्ष 2028 में प्रस्तावित है। अगली न्यूज देखते हैं, अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात जो रॉकेट होगा, अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान जिसे न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल नाम दिया गया है। यह जो नॉर्मल जो हमारे लॉन्च व्हीकल है उनसे इनकी जो लागत है वो 1.5 गुना होगी, लेकिन जो इनकी भार उठाने की क्षमता है वो 3 गुनी हो जाएगी। और ये जो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल है ये पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान होगा अर्थात रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट होगा जो कम लागत तक अंतरिक्ष में उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकेगा और पृथ्वी की निम्न कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में अधिकतम 30 टन वजन का भार स्थापित कर सकेगा। पोलारिस डॉन मिशन 10 सितंबर 2024 को नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से पोलारिस डॉन मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। स्पेसएक्स कंपनी जो है उसके फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। 4 सदस्यीय नागरिक दल इसमें पर्यटन के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए
जिसके जो कमांडर थे अर्थात जो मिशन कमांडर थे वो ज़ेरेड इसाक मैन थे। और ये जो शिफ्ट 4 पेमेंट्स इंटरनेशनल कंपनी है इसके जो मालिक हैं, संस्थापक हैं, और इन्होंने ही पूरे मिशन को फाइनेंस भी किया था। और 5 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद पोलैरिस डॉन मिशन 15 सितंबर को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेसवॉक को पूरा किया गया। अर्थात ये पहला अभियान था जिसमें पैसा दे करके आप अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का नाम पोलैरिस जो है, ये तारामंडल है पोलैरिस, उसके नाम पर रखा गया है, जो नॉर्थ स्टार जो एक कॉन्स्टिलेशन है उसका एक पार्ट है। नॉर्थ स्टार को हिंदी में हम ध्रुव तारा कहते हैं। ये ISS है तो संयुक्त एक्सियोम स्पेस इसरो मिशन। एक्सियोम स्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ एक अंतरिक्ष उड़ान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत एक्सियोम मिशन 4 एक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाएंगे और इसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को प्राइम और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को बैकअप के रूप में इनको नामित किया गया है। और इसका उद्देश्य यह है कि भविष्य में गगनयान के लिए जब ये जाएंगे लोग तो पहले से इनको अनुभव करा दिया जाए आने वाली जो चुनौतियां हैं। तो गगनयान मिशन के लिए 4 नामित अंतरिक्ष यात्री जो हैं जिनको एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए गए हैं वो है प्रशांत बालकृष्ण नायर जो बैकअप टीम है, और शुभांशु शुक्ला जो मेन जिनका नाम है जाने के लिए, अगर ये नहीं गए तो ये जाएंगे। और इसके अलावा अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, ये चारों के नाम याद कर लीजिए, पक्का आएगा कि इनमें से कौन नहीं है। मिशन रूमी 2024 यह एक पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है और जिसका मिशन रूमी नाम दिया गया है। मोबाइल लॉन्चर द्वारा विश्व में पहली बार एक ये पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट प्रक्षेपित किया गया है तमिलनाडु के थिरुविंदथाई गांव से। इस उपग्रह का जो उद्देश्य है वो है वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च करने के उद्देश्य से डाटा एकत्रित करेगा। ये भारत ने प्रक्षेपित किया है। यह एक पर्यावरण अनुकूल रॉकेट है और पूरी तरह आतिशबाजी और TNT से मुक्त है, अर्थात जो रॉकेट के पीछे धुआं और आग निकलते दिखाई देती है वो नहीं दिखेगा। और ये मिशन जो रूमी है ये मायल स्वामी अन्नादुरई के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया है। मायल स्वामी अन्नादुरई को द मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अभी हाल ही में इसरो ने एक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान अर्थात रीयूजेबल जो है व्हीकल यूज किया है, पुष्पक नाम दिया है उसका। और ये इस रॉकेट के लैंडिंग परीक्षण की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम परीक्षण था जो पूर्णतया सफल रहा। इसे पंखनुमा प्रक्षेपण यान को पुष्पक नाम दिया गया है। कोई पूछेगा पुष्पक क्या है, तो एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसका परीक्षण इसरो ने 3 परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से परीक्षण किया गया है और अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड जो एक प्राइवेट कंपनी है जो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में स्टार्टअप है उसने ये किया है। क्या किया है? पूर्णतः 3D प्रिंटेड जो विश्व का प्रथम रॉकेट लॉन्च किया है। और ये भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड से भेजा गया है और उस निजी लॉन्च पैड का नाम रखा गया है धनुष। और ये जो लॉन्च पैड है इसको भी अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने ही जो है विकसित किया गया है और इस रॉकेट का नाम रखा गया है अग्निबाण। रॉकेट का नाम रखा गया है अग्निबाण। और इस मिशन में जिस एकल 3D मुद्रित अर्धकार्बनिक रॉकेट इंजन का प्रयोग हुआ है उसको कहा गया है अग्निलेट। ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन अमेरिका की एरोस्पेस और प्रक्षेपण सेवा दाता निजी कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा
19 मई को NS-25 मिशन का प्रक्षेपण किया गया, जो 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया। भारत के एक उद्यमी पायलट गोपी थोटापुरा को भी इसमें भेजा गया। गोपी थोटापुरा भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटन बन गए हैं। इसके पहले भारत के राकेश शर्मा एक भारत की ओर से ऑफिशियल अंतरिक्ष यात्री बने थे। ये जो ब्लू ओरिजिन है, ये पूर्णतः पुनः प्रयोज्य उपकक्षीय रॉकेट है। भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट कुलशेखर पट्टनम में भारत ने द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया है। यह तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित एक तटीय गांव है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह, जिसे कि 2005 ES-296 कहते हैं, इसका नामकरण प्रोफेसर जयंती मूर्ति के नाम पर किया गया है। ये जो जयंती मूर्ति हैं, ये एक एस्ट्रोफिजिक्स के जो है ज्ञाता थे। अगली जो न्यूज है वो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है, स्टेटियो शिव शक्ति। ये एक ग्रहीय प्रणाली नामकरण प्लैनेटरी सिस्टम नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के कार्यकारी समूह ने चंद्रयान 3 के जो विक्रम लैंडर की लैंडिंग स्थल था, उसको स्टैट्यू शिव शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके पहले ही मोदी जी ने इसको शिव शक्ति नाम से संबोधित कर दिया था। मंजूरी अब दी है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने। विक्रम 1 के चरण 2 का परीक्षण स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विक्रम 1 प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण का सफल परीक्षण किया गया है। और जो पहला चरण था उसका नाम था, द्वितीय चरण को कलाम 250 नाम दिया गया है और तृतीय चरण जो है उसका नाम है कलाम 100 और दोनों का सफल परीक्षण किया जा चुका है। यह कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है और पूर्णतः कार्बन फाइबर से निर्मित रॉकेट है और 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से युक्त है। ये ओडिशियस जो है चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान है, जो किसके द्वारा भेजा गया है, कैनेडियन स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है ओडिशियस। और ये 1972 के बाद जो अपोलो 17 मिशन था यूएसए का, नासा का, उसके बाद चंद्रमा पर लैंड करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान है। वो बात अलग है कि ये नासा का नहीं है बल्कि स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट है। हैप्स का सफल परीक्षण। हैप्स का जो फुल फॉर्म है वो है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस व्हीकल। ये यूएवी और सैटेलाइट के बीच की चीज है। इसको छद्म उपग्रह अथवा सीडो सैटेलाइट भी कहते हैं। ये सामान्य यूएवी नहीं है बल्कि ये समताप मंडल तक उड़ान भरने में सक्षम है, अर्थात नॉर्मल यूएवी से काफी ज्यादा ऊंचाई तक ये जा सकता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि निरीक्षण और आपदा प्रबंधन में उपयोगी साबित होगा। अब अगला जो पॉइंट है वो है GSLV F-15 इनसेट 3DS मिशन। इसरो ने ये जो है मौसम विज्ञान उपग्रह प्रक्षेपित किया है, ये GSLV के नाम से, और इसका उद्देश्य देश में मौसम विज्ञान संबंधित सेवाओं में वृद्धि करना है, मौसम का पूर्वानुमान लगाना और आपदा की चेतावनी देना है। इसरो ने अभी हाल ही में PSLV C-58 के माध्यम से एक्सपो सैटेलाइट का उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ये एक्सपोसैट एक पूर्ण रूप है एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। और इसका जो विकास है इसमें 2 पार्ट है। पॉलिक्स का विकास रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर ने किया और एक्सपेक्स का जो विकास है वो UR राव
उपग्रह केंद्र ने किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वो 5 वर्षीय जीवन काल के दौरान विभिन्न श्रेणियों के चमकीले ब्राइट खगोलीय स्रोतों का निरीक्षण करना है। जो हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो सबसे चमकीले स्रोत हैं वो क्वासर्स हैं, जो कि ब्लैक होल के समान होते हैं। अगर आप क्वासर्स और ब्लैक होल के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जीएस की ज्योग्राफी जीएस की प्लेलिस्ट है उसमें अगर आप जाएंगे तो ओरिजिन एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसको आप पढ़िए, उसको देखिए, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से समझ सकेंगे। ये एक्सपो साइट के सफल परीक्षण के साथ भारत जो है ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे आदि खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने की एक वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला दूसरा देश बन गया है। इसके पहले 2021 में नासा ने एक ऐसा ही प्रोजेक्ट किया था। नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च हो गया है। ये स्पेसएक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। कहाँ से? फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। जैसे हमारे वहाँ श्रीहरिकोटा है, वैसे इनके वहाँ फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर है। और ये साइकी नासा का जो है एक अंतरिक्ष मिशन है जो धातु संपन्न क्षुद्र ग्रह साइकी नाम का जो है उसके अध्ययन के लिए भेजा जा चुका है। ये साइकी क्षुद्र ग्रह है अर्थात एस्टेरॉइड, और ये 16वां एस्टेरॉइड था जिसे खोजा गया था। अगर आप एस्टेरॉइड के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारा एक जो है इसी के डिस्क्रिप्शन में ज्योग्राफी जीएस में 2 वीडियो हैं, एक है सोलर सिस्टम और दूसरा है आकाशीय पिंड। तो इनके बारे में आप डिटेल से एस्टेरॉइड के बारे में उन दोनों वीडियो में पढ़ सकते हैं। ये एक नासा का जो है मिशन है जो धातु संबंध क्षुद्रग्रह साइकी की रिसर्च करेगा, और ये वर्ष 2019 तक साइकी क्षुद्रग्रह पर पहुंच जाएगा। और ग्रीक पौराणिक कथाओं में साइकी का अर्थ होता है आत्मा की देवी, उसी के नाम पे इसको साइकी कहा गया है। ये देखिए, अधिकांश क्षुद्रग्रह चट्टानी अथवा बर्फीले होते हैं, परंतु इस क्षुद्रग्रह में चट्टान और बर्फ से अधिक धातु विद्यमान है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये एस्टेरॉइड बेल्ट है वहीं पर यह उपस्थित है। यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च हो चुका है। इसी एस्टेरॉइड बेल्ट में सीरियस नाम का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड भी मौजूद है हमारे सोलर सिस्टम का। ये स्पेनिश कंपनी पीएलडी स्पेस द्वारा म्यूरा 1 नामक पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और अटलांटिक महासागर से गिरने के साथ ही यह मिशन समाप्त हो गया। इसको म्यूरा 1 को इसके पूर्व एरियन 1 नाम से भी जाना जाता था, और ये म्यूरा 1 यूरोप की किसी निजी स्पेस कंपनी द्वारा विकसित प्रथम रॉकेट है। अब जो एक और भारत के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है आदित्य L1 मिशन। यह आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया गया है PSLV C-57 के द्वारा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया और भारत का पहला सौर मिशन है। और कहां पर स्थापित किया जाएगा? L1 लैंग्वेज बिंदु 1 पर इनको स्थापित किया जाएगा। और L1 को अंतरिक्ष यान से सूर्य पृथ्वी प्रणाली के प्रथम लैंग्रेजियन बिंदु के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। अभी लैंग्रेजियन ये L1 क्या है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस कक्षा की पृथ्वी से दूरी लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है और ये 1.5 मिलियन किलोमीटर में सूर्य की ओर फोकस रहेगा। न तो सूर्य पर लैंड करेगा ना ही उसके निकट जाएगा, और निकट जाना और सूर्य पर लैंड करना किसी अंतरिक्ष यान अथवा किसी प्रोजेक्ट किसी भी चीज के लिए संभव नहीं है। उसके पहले ही जो वो सोलर जो विंड्स होती हैं या जो कोरोनल मास इंडेक्स होता है उससे जल के राख हो जाएगा। जो लैंग्रेज बिंदु है ये इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लैंग्रेज के नाम पे रखा गया था, और ये अंतरिक्ष में ऐसे स्थल हैं जहां पर किन्हीं 2 बड़े आकाशीय पिंड जैसे कि सूर्य और पृथ्वी, इनके बीच में एक ऐसी स्थिति इक्विलिब्रियम की स्थिति आ जाएगी जहां पर कोई उपग्रह अंतरिक्ष यान अगर वहां पर है तो वो
ना तो सूर्य की ओर खिंचाव में जाएगा ना तो पृथ्वी की ओर जाएगा। दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वहां पर लगभग बराबर की स्थिति में होगा और वो एक स्थिर स्थिति में रह सकेगा। नहीं तो होगा क्या, या तो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने लगेगा या तो सूर्य के। तो ऐसे 5 बिंदु जो है सूर्य और पृथ्वी के जो प्रणाली के बीच में खोजे गए हैं, उसमें हमारा जो ये आदित्य है वो L1 जगह पे मध्य स्थित है। अगला पॉइंट है नभमित्र डिवाइस। ये इसरो ने एक नभमित्र अभिनव सुरक्षा उपकरण का जो है परीक्षण किया है। ये केरल में एक मत्स्य नौका, मछली पकड़ने वाली जो बड़ी बड़ी नौकाएं होती हैं उन पर लगाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि समुद्री यात्राओं के दौरान जो फिशरमैन्स की जो मत्स्य नौकाएं होती हैं उनसे कम्युनिकेशन स्थापित करना और उनकी सुरक्षा में वृद्धि करना। अगला हमारा पॉइंट है लूना 25 मिशन। ये एक रूसी चंद्र लैंडर मिशन था जो 47 वर्षों में रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने का प्रयास किया गया था। चीन इनका सहयोग कर रहा था और ये उतरना चाहते थे दक्षिणी ध्रुव बोगास्लावस्की क्रेटर के पास, और लेकिन इनका जो संपर्क जो है नियंत्रण केंद्र से टूट गया और ये सीधे जाके चंद्रमा की सतह से टकरा गया। और ये करना क्या चाह रहे थे, भारत के चंद्रयान 3 से जो है रेस लगा रहे थे और इसमें रूस तो रेस लगा ही रहा था, चीन वाले उनका सहयोग कर रहे थे और उन्हीं के कारण जो है ये गड़बड़ भी हुआ। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की है भारत ने। जो चंद्रयान 2 था वो आधा सफल था आधा असफल था, लेकिन चंद्रयान 3 जो है हमारा ये पूर्ण रूप से सफल रहा, क्योंकि ये जो है इसका जो हमारा लैंडर है वो वहां पर उसने सॉफ्ट लैंडिंग की और विश्व का चौथा देश बन गया है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन देखिए अभी रूस फेल भी हुआ है। उसके बाद जनवरी 2024 में जापान ने भी चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलता करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है भारत का चंद्रयान 3। और जहां पर उतरा था उसका नाम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने शिव शक्ति घोषित कर दिया है। और जिस दिन उतरा था उस दिन 23 अगस्त को देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। अभी तक जो है जो बृहस्पति था उसके सबसे ज्यादा उपग्रह थे। कितने थे बृहस्पति के? 95 उपग्रह थे। और शनि के कितने थे? 83 थे। लेकिन अब शनि के 63 नए उपग्रह खोजे गए हैं और उनकी संख्या अब 146 हो गई है और 100 से ज्यादा उपग्रह वाला ये एकमात्र ग्रह बन गया है हमारे सौर मंडल का। और टाइटन जो है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और जो गैनीमीड है ये सौर मंडल का जो है बृहस्पति का जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा उपग्रह है और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमीड ही है। तो अब अगर प्रश्न आता है कि किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं तो उसका उत्तर शनि ही होगा। शनि के 146 उपग्रह हो चुके हैं। बृहस्पति के अभी 95 ही खोजे जा चुके हैं और हमारी प्यारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। तो मित्रों इस दृष्टि मैगजीन में जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड न्यूज थी पूरे साल भर की, उनका संकलन मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कुछ परीक्षा उपयोगी जानकारी अवश्य मिली होगी। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस प्रकार के और भी जो वीडियोज आने वाले हैं वो आप तक समय से पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे जो वीडियोस हैं पड़े हुए हैं। जो करंट अफेयर मैगजीन नाम से प्लेलिस्ट है उसको देखिए और अपना करंट अफेयर्स का सेक्शन मजबूत कर लीजिए। आने वाले यूपी पीसीएस और आरओ के एग्जाम में झंडा गाड़ दीजिए। तो चलिए मित्रों वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।